चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? मेरे ख्याल से आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी, तो हम अपने लेक्चर को क्या कर सकते हैं बेटा, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कल हम लोग जो है मॉडरेटर के बारे में पढ़ रहे थे, और मॉडरेटर को मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या होता है कि जब आप नाभिकीय विखंडन रिएक्शन कराते हैं, जब आप नाभिकीय विखंडन रिएक्शन कराते हैं, तो नाभिकीय विखंडन रिएक्शन कराते समय आपके पास जो न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं, वो कैसे न्यूट्रॉन होते हैं? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं। और जो आपकी फ्यूल रॉड होती है, वो आपकी नेचुरल यूरेनियम से बनी होती है या फिर आपका लो इनरिच यूरेनियम की बनी होती है। चाहे वो नेचुरल यूरेनियम की बनी हो, चाहे आपके पास लो इनरिच यूरेनियम की बनी हो, उसके अंदर दोनों ही आपके यूरेनियम के आइसोटोप होंगे, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। ठीक है, अगर नाभिकीय विखंडन रिएक्शन कराने पे आपके जो न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होंगे, तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे यूरेनियम 238 पर। ठीक है, इसलिए अगर आपके यूरेनियम 238 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपका जो विखंडन प्रोसेस है वो आपका आगे नहीं हो पाएगा, नाभिकीय विखंडन नहीं हो पाएगा। यूरेनियम 238 आपका फर्टाइल मटेरियल होता है, नाभिकीय विखंडन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जनरली आप क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन रिएक्शन को कराने के लिए आपको अपने जो नाभिकीय विखंडन से 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, उनकी स्पीड को क्या करना होता है? कम करना होता है। न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप मॉडरेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब जो मॉडरेटर का मेन काम आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो मॉडरेटर का काम है, मॉडरेटर आपके न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देगा। अगर न्यूट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी तो इट इज अट्रैक्टेड बाय यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस आपके स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद उसका विखंडन होगा। विखंडन करने से आपके पास क्या होगा? एनर्जी क्या होगी? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और हीट एनर्जी से आप क्या कर पाएंगे? आप जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करा पाएंगे। ठीक है, तो जनरली आप जो है मॉडरेटर्स यूज करते हैं कि यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन को कराने के लिए आपको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है। अब मॉडरेटर के तौर पे आप 4 चीजें यूज करते थे, कल मैंने आपको बताया था। आप मॉडरेटर के तौर पे आप नॉर्मल वाटर, ऑर्डिनरी वाटर यूज कर सकते थे, H2O भी यूज कर सकते थे, या फिर आप हैवी वाटर भी यूज कर सकते हैं, D2O। ठीक है, या फिर आप सॉलिड ग्रेफाइड यूज कर सकते हैं, या फिर आप बेरिलियम को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मॉडरेटर के हिसाब से भी आप फ्यूल को डिसाइड करते हैं। आप देखेंगे जनरली आप जो अपनी जो कॉस्ट होती है, जनरेशन की जो कॉस्ट होती है, वो डिपेंड करती है आपकी कॉस्टिंग पे, कितना आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जनरली अगर आपकी फ्यूल की कॉस्ट ज्यादा होती है, तो मॉडरेटर की कॉस्ट हम कम रखते हैं, जिससे हमारी जो है जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी? कम होगी। तो जनरली आपका प्रायः देखा गया है कि अगर आप मॉडरेटर के तौर पे ऑर्डिनरी वाटर यूज करते हैं, तो फ्यूल के तौर पे लो इनरिच यूरेनियम हमेशा क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। 99% ये रिलेशन ट्रू है कि जनरली आपके जिस भी रिएक्टर में आप लो इनरिच यूरेनियम यूज करते हैं, उसमें आप मॉडरेटर के तौर पे आप ऑर्डिनरी वाटर H2O यूज करते हैं। और अगर आप नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं, तो नेचुरल यूरेनियम के केस में मॉडरेटर के तौर पे आप हाई कॉस्टली मॉडरेटर यूज कर सकते हैं। या तो आप D2O यूज कर सकते हैं, या फिर आप सॉलिड ग्रेफाइड यूज कर सकते हैं, या फिर आप बेरिलियम को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं, उनका एक नाम होता है, जनरली स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन भी बोला जाता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया था, उस पॉइंट को यहाँ पर लिख लेंगे। मॉडरेटर में ही एक पॉइंट छूट गया था, यू कैन बी राइट डाउन द वन पॉइंट आल्सो। ठीक है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन नोट करके लिखेगा। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को थर्मल न्यूट्रॉन भी बोला जाता है। ठीक है, तो कभी भी आपको थर्मल न्यूट्रॉन अगर लिखने की बात की जाए, तो थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब होता है स्लो न्यूट्रॉन के बारे में बात करें। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे स्लो न्यूट्रॉन्स, स्लो न्यूट्रॉन्स आर आल्सो नोन एज थर्मल न्यूट्रॉन्स। थर्मल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आपके
स्लो न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन भी बोला जाता है। और मॉडरेटर का काम होता है, मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब ना करना। ठीक है, आपका जो मॉडरेटर होगा, यहां पर पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए, मॉडरेटर का केवल काम है आपके न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना, ना कि उसको एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? कंट्रोल रॉड का काम होता है। ठीक है, तो जब भी आप मॉडरेटर के तौर पे कोई मटेरियल लेते हैं तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसमें न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ना के बराबर होनी चाहिए। न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, वो केवल न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करेगा? स्लो कर देगा। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट और लिख लेंगे, moderator should not absorb the न्यूट्रॉन, ओनली रिड्यूस द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है ऑप्शन में कि कौन सा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। जैसे आप देखेंगे पीजीसीआईएल में आपके पास कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें आपसे पूछा था कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, कौन सा गलत ऑप्शन है। तो मॉडरेटर आपका दिया होता है कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका कम होता है, मॉडरेटर न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है, लेकिन मॉडरेटर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता। जो भी मटेरियल आप मॉडरेटर के तौर पे यूज करेंगे वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, वो केवल न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करेगा। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट और लिख लेंगे, मॉडरेटर मॉडरेटर should not absorb neutron, only it reduce the speed of the neutron, speed of the neutron। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंट्रोल रॉड के बारे में। कंट्रोल रॉड का क्या काम होता है? ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल रॉड। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे, दैट इज कंट्रोल रॉड। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा कंट्रोल रॉड। ठीक है, आप देखेंगे कंट्रोल रॉड के बारे में मैंने बताया था कि कंट्रोल रॉड क्या करता है। आपका जब भी आप जो है यूरेनियम 235 का विखंडन कराते हैं तो आपके पास 3 नए न्यूट्रॉन, सर दूसरे ऐप पर पढ़ाएं, दूसरे ऐप पे पढ़ा दें, फिगर इसी में बना है, दिख नहीं रहा क्या? मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, लिख रहे हैं तो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? कोई दिक्कत है क्या देखने में? नहीं है ना? तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, ऐप के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है, पढ़ने पे ध्यान लगाओ। तुम लोग ऐप पे ज्यादा ध्यान लगा रहे हो कि कौन सा ऐप अच्छा है कौन सा बुरा है। ठीक है, हाँ, ऐप की जगह बेटा पढ़ाई पे ध्यान लगाए, जो आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कंट्रोल रॉड का मैंने आपको काम बताया था कि आप देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो आप नाभिकीय विखंडन कराते हैं वो कैसी रिएक्शन होती है? कंट्रोल रिएक्शन होती है। ठीक है, कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है। कंट्रोल चेन रिएक्शन में आप क्या करते हैं कि आप जो है जब भी आप किसी भी यूरेनियम 235 के नाभिक का विखंडन कराएंगे तो 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। अगर इन तीनों न्यूट्रॉन को आप आगे जाने देंगे तो 3 से 9 हो जाएंगे, 9 से 27 हो जाएंगे, 27 से 81 हो जाएंगे। आपके विखंडन बढ़ते जाएंगे तो आपकी एनर्जी जो है ज्यादा रिलीज होगी। और बेटा अगर एनर्जी का जो है जनरेशन का रेट ज्यादा होगा, उस रेट से एनर्जी निकाल नहीं पाएंगे तो अनकंट्रोल मैनर में चेन रिएक्शन होगी, और जिसकी वजह से आपका अगर जो है जिस रेट से एनर्जी जनरेट हो जाएगा उस रेट से एनर्जी आप निकाल नहीं पाएंगे तो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और आपका न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा। और ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन आप यूज करते हैं आपके एटम बम बनाने में। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में हर एक स्टेज पे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द हीट जनरेट करते हैं। कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द हीट कैसे जनरेट होगी? जब आपके पास 3 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, इन 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को आप एब्जॉर्ब करवा देंगे और 1 न्यूट्रॉन को आगे जाने देंगे। अगर 1 न्यूट्रॉन आगे जाएगा तो एक ही नाभिक का विखंडन होगा, और एक नाभिक के विखंडन से यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको मिलेगा। फिर
तीन न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, तीन में से दो को एब्जॉर्ब करवाएंगे, फिर एक को आगे जाएंगे। तो हर एक स्टेज में आपको एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द एनर्जी जनरेट होगी। अगर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द रेट से एनर्जी जनरेट हो रही है तो आप जो है इस फिक्स अमाउंट ऑफ द रेट से अगर इस एनर्जी को निकाल देंगे तो रिएक्टर का टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसमें ब्लास्ट नहीं होगा, और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके फिर निकाल के न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो आपको मेन गोल है कि आपको जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो रिएक्शन करानी है वो किस मैनर में करानी है, नाभिकीय विखंडन कंट्रोल मैनर में कराना है। कंट्रोल मैनर में कराने के लिए तीन में से दो इलेक्ट्रॉन को आपको एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, जिनको हम बोलते हैं एक्सेस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली आप क्या करते हैं, एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए आप कंट्रोल रॉड यूज करते हैं, और अगर एक्सेस न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो आपकी जो चेन रिएक्शन है या फिर आपका जो नाभिकीय विखंडन जो कि एक चेन रिएक्शन है वो किस मैनर में होगा, कंट्रोल मैनर में होगा। ठीक है, तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि कंट्रोल रॉड यूज की जाती है एब्जॉर्ब करवाने के लिए एक्सेस न्यूट्रॉन को, जिसकी वजह से जो मेरी चेन रिएक्शन होगी या फिर नाभिकीय विखंडन रिएक्शन जो कि एक चेन रिएक्शन है वो किस मैनर में होगा, कंट्रोल मैनर में। अगर कंट्रोल मैनर में होगा तो आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ द रेट से एनर्जी जनरेट होगी, उसी फिक्स अमाउंट ऑफ द रेट से आप हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपका जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर फिक्स रहेगा और आप आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। तो अपने नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल मैनर में कराने के लिए आप क्या यूज करते हैं, आपका कंट्रोल रॉड्स यूज करते हैं। जनरली कंट्रोल रॉड्स ऐसे मटेरियल की बनी होती हैं जो न्यूट्रॉन्स को क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, तो जनरली जो है आपका जो है कंट्रोल रॉड उन मटेरियल की बनाई जाती है जिनमें न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है। जनरली आपके किस मटेरियल से बनी होती है, स्टील से बनी होती है, या तो बोरान की बनी होगी, या फिर कैडमियम की बनी होगी, या फिर आपके पास हाफनियम की बनी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इसमें लिखना स्टार्ट करें, कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स, control rod is used control rod is used for absorbing द एक्सेस न्यूट्रॉन। ठीक है, जो एक्सेस जो अधिकतम में न्यूट्रॉन है, अधिकतम में न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तीन न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, तीन में से दो को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप कुछ एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने देते हैं, तो उनको बोलते हैं एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब। कंट्रोल रॉड्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन, एक्सेस न्यूट्रॉन्स releasing control rod releasing excess neutron releasing during the nuclear chain reaction, during the nuclear chain reaction। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में जो एक्सेस न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं उन एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड। नाभिकीय विखंडन रिएक्शन में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, तीन न्यूट्रॉन कंट्रोल चेन रिएक्शन में तीन में से तीनों को आगे नहीं जाने देते, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ ही न्यूट्रॉन को आगे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मतलब दो न्यूट्रॉन लगभग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने देते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा है कि आपका जो है control rod is used for absorbing the excess neutron releasing during the nuclear chain reaction। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में अगर आप एक्सेस न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपकी कंट्रोल जो आपकी चेन रिएक्शन है वो किस मैनर में होगी, कंट्रोल मैनर में होगी, और कंट्रोल मैनर में होगी तो आप उसका यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। so that the nuclear chain reaction, so that the nuclear chain reaction is performed in the control manner, in the controlled manner। आपकी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कंट्रोल मैनर में परफॉर्म हो सके,
इसलिए एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपकी कंट्रोल रॉड की होती है। ठीक है, नाउ तो कंट्रोल रॉड जो होंगे वो किस मटेरियल के बने होंगे? जिनमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने की क्षमता होगी। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, हेंस द कंट्रोल रॉड, हेंस कंट्रोल rods are made up of neutron absorbing material, of neutrons absorbing material। ठीक है, कंट्रोल रॉड न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मटेरियल यूज फॉर कंट्रोल रॉड, मटेरियल used for कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? तो फेमस मटेरियल है स्टील। ठीक है, फेमस मटेरियल इज स्टील। ठीक है, आपको मैं रिएक्टर पढ़ाऊंगा। अच्छा ये बताओ, रिएक्टर में तुम लोगों को मैं डायग्राम पढ़ाऊं कि केवल उसके मेन मेन पॉइंट लिखा दूं? टाइप ऑफ द रिएक्टर मुझे पढ़ाने हैं, तो क्या आपको टेबल बनवा दूं एक, जो है जो कि मैंने पिछले साल बनवाई थी, क्या कि हर एक रिएक्टर का आपको ब्लॉक डायग्राम चाहिए, उसमें कैसे कैसे मॉडरेटर होता है, फिगर की हेल्प से आपको समझाना है। फिगर की हेल्प से आप लोग समझना चाहते हैं कि केवल मेन मेन पॉइंट में लिखा दूं? ब्लॉक डायग्राम फिगर की हेल्प से समझा दें। दो तीन लोगों ने बोला कि मेन मेन पॉइंट लिखा दीजिए। देखो, मेन पॉइंट अगर मैं लिखाऊंगा तो आपका केवल 10 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन फिगर की हेल्प से समझाएंगे तो कम से 1 या 2 दिन लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे फिर सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूं। ठीक है, कल मैं आपको क्लास में मिलूंगा तो बता दीजिएगा जिस हिसाब से बताना हो। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कई बार होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन से रिएक्टर में कितनी इफिशियंसी होती है, क्या किसका ड्रॉबैक होता है, तो वो फिगर की हेल्प से ही आप समझ सकते हैं। बाकी पॉइंट अगर आप बोलेंगे तो पॉइंट भी मैं लिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पिछले साल मैंने केवल टेबल बनवाई थी, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको फिगर की हेल्प से भी जितने टाइप के रिएक्टर होते हैं, कैसा फिगर होता है और किसमें क्या ड्रॉबैक होता है, किसकी इफिशियंसी कितनी होती है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए लिखे, तो यहाँ पर आप मटेरियल की बात कर रहे थे। मटेरियल में पहला जो मटेरियल यूज करते हैं दैट इज स्टील। स्टील काफी ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन फेमस नाम है, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टील बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, बोरान और कैडमियम जो है जनरली दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको जब मैं रिएक्टर पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि कई सारे रिएक्टर होंगे जिसमें स्टील की रॉड्स ज्यादा यूज की जाती हैं। तो स्टील इज हैविंग द न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कैपेबिलिटी, क्योंकि आप इसको कंट्रोल रॉड के तौर पे यूज करें तो स्टील हमेशा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, अच्छी क्षमता होती है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, तो दिस इज नथिंग स्टील। बोरान, बोरान की कंट्रोल रॉड होती है कैडमियम, कैडमियम जिसको हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दैट इज लास्ट में आपके पास एक न्यू मटेरियल यूज करते हैं, हाफनियम। हाफनियम अभी आपका प्रचलित हुआ है, काफी अच्छा मटेरियल होता है। ठीक है, तो दीज आर द मटेरियल जिनकी कंट्रोल रॉड बनाई जाती है, और ये मटेरियल आपके कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं? न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है। दीज मटेरियल्स हैविंग गुड न्यूट्रॉन absorbing capability। न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कैपेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कूलेंट। नेक्स्ट है कूलेंट।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए कूलेंट। नेक्स्ट इज कूलेंट। कूलेंट का क्या काम होता था, चलिए इतना लिख लीजिए, उसके बाद कूलेंट पे चलते हैं। यहां पर आ जाइए, कल मैंने फिगर आपको बनवाया था। नाउ दिस इज द वर्क ऑफ कूलेंट। आप देखेंगे कल मैंने आपको कूलेंट का काम बताया था, ये कूलेंट है आपका, दिस इज द कूलेंट। कूलेंट का काम था आपका, यहां से कोल्ड कूलेंट आता था रिएक्टर के अंदर, और रिएक्टर से हीट को एब्जॉर्ब करता था, और उस हीट को कहां पर पहुंचाता था, उस हीट को पहुंचाता था कहां पर, हीट एक्सचेंजर में। कूलेंट आपके रिएक्टर से हीट को लेता था, कूलेंट आपके रिएक्टर से हीट को लेता था और उसको कहां पहुंचाता था, हीट एक्सचेंजर में। और हीट एक्सचेंजर में जब ये हीट पहुंच जाती थी तो इस हीट को वाटर लेके किस में कन्वर्ट हो जाता था, स्टीम में। तो पहला काम को आपको दिख रहा था कि कूलेंट का काम है, कूलेंट का काम है हीट को ट्रांसफर करना। कहां से हीट को ट्रांसफर करना, रिएक्टर से कहां पर, हीट एक्सचेंजर में, जिससे कि आपका जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो सके, स्टीम में कन्वर्ट हो सके। तो पहला आपको जो है, जो बड़ा काम दिख रहा है कूलेंट का, पहला काम है इट इज यूज टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम रिएक्टर टू हीट एक्सचेंजर, जिससे कि आपका वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा आप देखेंगे, अगर ये जो कूलेंट है, कूलेंट अगर ये हीट को, आप देखेंगे यहां पर हीट जनरेट हो रही है, नाभिकीय विखंडन हो रहा है तो यहां पर हीट जनरेट हो रही है, और जिस रेट से हीट जनरेट हो रही है उसी रेट से हीट को निकाल ले रहा है। जितनी हीट जनरेट हुई उसी रेट से हीट को ये निकाल ले रहा है। तो आप देखेंगे जनरेशन, हीट जनरेशन और हीट का एक्सट्रैक्शन या फिर हीट का ट्रांसफर अगर सेम रेट से हो रहा है तो रिएक्टर का टेम्परेचर कैसा रहेगा, मेंटेन रहेगा, अपनी लिमिट में रहेगा, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा। मान लो यहां पर जो टेम्परेचर है, हीट ज्यादा तेजी से जनरेट हो रही है, अगर उस रेट से हीट निकल नहीं रही है तो टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ने लगेगा रिएक्टर का, और टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ने लगेगा तो थोड़ी देर बाद आपके रिएक्टर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा, उसकी लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, आपका रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली आपके कूलेंट का एक काम तो है कि हीट को ट्रांसफर करना, ठीक है, लेकिन ये जब हीट को ट्रांसफर करेगा तो उससे फायदा क्या हो जाएगा कि आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर है, क्योंकि जैसे जैसे हीट जनरेट होती जाएगी ये हीट को निकालता जाएगा, जिस रेट से हीट जनरेट होगी उस रेट से हीट को निकालता जाएगा, तो आपके रिएक्टर का टेम्परेचर जो है उसकी सेफ लिमिट तक रहेगा। और अगर आपका रिएक्टर का टेम्परेचर उसकी सेफ लिमिट में है, टेम्परेचर उसकी सेफ लिमिट तक अगर मेंटेन रहेगा तो रिएक्टर आपका प्रॉपरली क्या करता रहेगा, वर्क करता रहेगा। तो आपके कूलेंट का एक काम है कूलिंग प्रोवाइड करना। कूलेंट का काम है एक तो हीट को ट्रांसफर करना जिससे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो, दूसरा ये कूलेंट आपके रिएक्टर को कूलिंग करा, ठंडा करा, हीट को निकाल के इसको ठंडा कर रहा है, जिससे कि जो है मेरा जो है रिएक्टर आपका क्या रहे, आपका सेफ लिमिट में इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो एक इसका दूसरा भी काम होता है मेंटेन द टेम्परेचर विद इन द लिमिट इनसाइड द रिएक्टर, रिएक्टर के अंदर उसकी लिमिट में टेम्परेचर को क्या करना, मेंटेन करना, जिससे कि आपका रिएक्टर ब्लास्ट ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि अगर ये हीट को निकालेगा नहीं तो यहां तो बेटा आपका नाभिकीय विखंडन और हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, थोड़ी देर बाद टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। और अगर हीट निकलती जाएगी तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जैसे जिस रेट से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसी रेट से हीट एनर्जी निकाल देगा, तो टेम्परेचर इसकी लिमिट में रहेगा और आपका रिएक्टर आपका आसानी से वर्क करेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको काम बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए, दैट इज कूलेंट का काम। लिखे कूलेंट इज यूज्ड, कूलेंट coolant is used to transfer the heat energy, transfer the heat energy is used to transfer the heat energy from the nuclear reactor, from the nuclear reactor to the heat exchanger, to the heat
exchanger, to the heat exchanger for the conversion of water into the steam, जिससे कि आपका वाटर किसमें कन्वर्ट हो सके, स्टीम में कन्वर्ट हो सके। ठीक है। दूसरा काम क्या है, कूलेंट का काम है आपके रिएक्टर के टेम्परेचर को मेंटेन करना विद इन द लिमिट। कैसे मेंटेन करेगा, हीट को निकाल के। कूलेंट रिएक्टर से हीट को निकालता जाएगा, अगर हीट रिएक्टर से निकलती जाएगी, ट्रांसफर होती जाएगी, तो आपके रिएक्टर का टेम्परेचर उसकी सेफ लिमिट में क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। दूसरा काम लिखे, कूलेंट is also used to maintain the temperature within the limit inside the nuclear reactor, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आपके टेम्परेचर को सेफ लिमिट पे मेंटेन करना भी इसका काम है। ठीक है, दोनों काम है इसका। ठीक है, नाउ लिखे नेक्स्ट, मटेरियल इज यूज्ड फॉर कूलेंट। मटेरियल materials used for coolant, material used for coolant। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल रॉड में थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ, 1 मिनट नीचे कर रहे हैं, पहले आप लिख लीजिए, कूलेंट पूरा लिख लीजिए, उसके बाद मैं कंट्रोल रॉड भी नीचे कर दूंगा, उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मटेरियल यूज फॉर कूलेंट, कूलेंट के तौर पे कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला तो मटेरियल आप यूज करते हैं कूलेंट के तौर पे, दैट इज H2O। H2O को नॉर्मली आप बोलते हैं ऑर्डिनरी वाटर, ठीक है। या फिर अगर वाटर भी अगर लिखा हो, केवल वाटर भी लिखा हो, तो मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, H2O के बारे में बात कर रहा है। वाटर मतलब ऑर्डिनरी वाटर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कूलेंट के तौर पे क्या भी यूज करते हैं, D2O, दिस इज हैवी वाटर, वेयर D2O में D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर D2O में D रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यूटीरियम को, ड्यूटीरियम, और जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है 1H2। ठीक है, D2O में D रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यूटीरियम को, जो कि आपका हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, दिस इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, जिनमें से एक आइसोटोप होता है D2O। ठीक है, नेक्स्ट गैसियस कूलेंट भी यूज करते हैं। गैसियस कूलेंट में आप क्या क्या यूज करते हैं बेटा, गैसियस कूलेंट में आप पहला जो मटेरियल यूज करते हैं, फिर पहली गैस यूज करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी गैस आप यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑक्सीजन, O2, या फिर बोला जाता है एयर। नेक्स्ट आप जो है कूलेंट के तौर पे हीलियम भी यूज करते हैं। कई सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, हीलियम इज यूज्ड एज ए व्हाट, कूलेंट। हीलियम गैस होती है, हीलियम। इसके अलावा जो सबसे लेटेस्ट रिएक्टर है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में
कूलेंट के तौर पे आपका जो है लिक्विड मेटल्स यूज किए जाते हैं। लेटेस्ट आपके जो है कूलेंट है दैट इज लिक्विड मेटल्स कूलेंट, लिक्विड मेटल्स भी यूज करते हैं। लिक्विड मेटल में पहला है आपका दैट इज लिक्विड सोडियम यूज कर सकते हैं, लिक्विड सोडियम जिसको हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं लिक्विड Na। इसके अलावा आप लिक्विड पोटेशियम भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसको लिखते हैं लिक्विड के, या फिर आप लिक्विड सोडियम पोटेशियम एलॉय भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड सोडियम पोटेशियम एलॉय एज ए कूलेंट। लिक्विड मेटल्स में आप इन कूलेंट्स को क्या करते हैं यूज कर सकते हैं, ठीक है, इतना लिख लीजिए, मटेरियल यूज एज ए कूलेंट। चलिए नेक्स्ट आपके पास है दैट इज नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए दैट इज रिएक्टर वेसल एंड रिएक्टर शील्डिंग। इनके बारे में मैं कल इतना लिखा रहा हूँ किस चीज की बनी होती है, बाकी मैंने आपको सारी चीजें लिखा ही दी हैं, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। अब मैं पीछे कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं ये चीज हो गई कि नहीं हो गई, मुझे इंटीमेट करें, ठीक है। हाँ कूलेंट बेटा जिसका, हाँ कंट्रोल रॉड जिसको लिखना था वो लिख ले, कंट्रोल रॉड ये है, जल्दी लिखें बेटा, कंट्रोल रॉड के बारे में जिसको भी लिखना था जल्दी से लिख ले। महिमा जल्दी लिखे बेटा, तुम लोग लेट क्यों ज्वाइन करते हो? आपकी सुविधा अनुसार मैं क्लास भी बढ़ा देता हूँ, क्लास छूटने के बाद आपको 2 घंटे का तो रेस्ट प्रॉपर मिलता ही है, खाना बनाने के लिए, खाने के लिए है, उसके बावजूद तुम लोग क्लास लेट करते हो, है, टाइम से रहा करो। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालें दैट इज रिएक्टर वेसल, रिएक्टर वेसल एंड रिएक्टर शील्डिंग, रिएक्टर शील्डिंग, ठीक है, रिएक्टर वेसल एंड रिएक्टर शील्डिंग। रिएक्टर वेसल का मतलब है आपकी किसके बारे में बात करें बेटा, इनर शील्डिंग के बारे में या फिर इनर केसिंग के बारे में बात करें। रिएक्टर वेसल होता है इनर केसिंग और इनर शील्डिंग, जो कि हमारी बनी होती है बेटा किसकी, स्टील की बनी होती है, मेड अप ऑफ स्टील। और बेटा रिएक्टर शील्डिंग का मतलब होता है दैट इज आउटर केसिंग या फिर इसी को बोलते हैं दैट इज आउटर शील्डिंग। और ये जनरली किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ आरसीसी, मेड अप ऑफ आरसीसी। आरसीसी के बड़ी सी मोटी सी दीवार होती है, डोम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये इसलिए बनाई जाती है कि आपके अल्फा बीटा गामा जो रेडियो एक्टिव एमिशन है फिर रेडिएशन है वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर ना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देख लेंगे रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का क्या काम होता है, थोड़ा सा नीचे कर दें। महिमा कितना स्लो लिख रही हो तुम,
कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। कंट्रोल रॉड सर हो गया, ठीक है। नीचे करना है, यस या नो में आंसर करो। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट लिखें बेटा, रिफ्लेक्टर। व्हाट इज द वर्क ऑफ द रिफ्लेक्टर? नेक्स्ट हेडिंग डालें, रिफ्लेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालें, रिफ्लेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें, रिफ्लेक्टर। ठीक है, रिफ्लेक्टर का क्या काम होता है? मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास नाभिकीय विखंडन होता है तो न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो इनरेगुलर मैनर में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, और अगर इनरेगुलर मैनर में न्यूट्रॉन आपके मूव करेंगे तो हो सकता है कि आपके जाके जो है रिएक्टर के वेसल से, जो कि स्टील की बनी होती है, उससे टकरा जाए। अगर आपके न्यूट्रॉन स्टील की बने न्यूक्लियर वेसल से टकरा जाएंगे तो स्टील तो उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, और रिएक्टर के अंदर अगर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो आपका नाभिकीय विखंडन नहीं होगा। अगर नाभिकीय विखंडन नहीं होगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, जिससे कि आपका रिएक्शन बंद हो जाएगा, और रिएक्शन अगर बंद हो जाएगा या फिर न्यूट्रॉन की अगर कमी हो जाएगी तो रिएक्शन आपका बंद हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि आपके जो न्यूट्रॉन है, रिएक्टर के अंदर जो न्यूट्रॉन है, क्योंकि पहले से आप क्या करें, कंट्रोल चेन रिएक्शन करा, 3 में से 2 तो पहले से एब्जॉर्ब करवा दे रहे हैं, बचा आपके पास 1 है, वो न्यूट्रॉन भी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो रिएक्शन आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो बचा हुआ न्यूट्रॉन है, अगर वो जो है रेंडमली मूव करते करते आपकी इनर केसिंग से, जो कि स्टील की बनी होती है रिएक्टर वेसल, उससे टकरा जाएगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो मेरी रिएक्टर वेसल है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब ना कर पाए, इसलिए रिएक्टर वेसल की अंदर वाली दीवार पे हम लोग एक रिफ्लेक्टर की कोटिंग लगा देते हैं, और उस कोटिंग के लगाने से जो न्यूट्रॉन आपका जो है जब रिएक्टर के वेसल की दीवार से टकराएगा तो ये रिफ्लेक्टर कोटिंग उसको फिर से बाउंस बैक कर देगी, फिर से रिएक्टर के अंदर भेज देगी, जिससे आपका जो है रिएक्शन फिर से क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक फिगर बना लेते हैं, रिफ्लेक्टर कोटिंग का क्या मतलब है। आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास ये इनर केसिंग है, इनर केसिंग बना रहा हूं जिसको रिएक्टर वेसल बोल रहे हैं। दिस इज ए इनर केसिंग बोलिए या फिर रिएक्टर वेसल बोलिए। ठीक है, दिस इज reactor vessel, this is reactor vessel, जो कि किसका बना होता है, मेड अप ऑफ स्टील का बना होता है। स्टील इज हैविंग ए गुड न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, मेड अप ऑफ स्टील। अब यहां पर आपका नाभिकीय विखंडन हो रहा है। ठीक है, ये आपकी फ्यूल रॉड है, दीज आर द फ्यूल रॉड्स। ये आपका फ्यूल रॉड, दीज आर द फ्यूल रॉड्स। दीज आर द फ्यूल रॉड्स। ठीक है, यहां पर कंट्रोल रॉड होंगी,
एक नाभिक का विखंडन नहीं होता, कई सारे नाभिक का विखंडन होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए केवल एक नाभिक का विखंडन आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये आपकी कंट्रोल रॉड है, और मैंने बताया था कंट्रोल रॉड स्टील की बनी होती है, बोरान की होती है, न्यूट्रॉन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए यहां से आपने यूरेनियम के नाभिक का विखंडन कराया, यहां से आपके पास एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आया, ये टकराया, टकराने के बाद 3 न्यूट्रॉन निकले, एक न्यूट्रॉन ये चला गया, एक न्यूट्रॉन ये चला गया, और एक न्यूट्रॉन ये चला गया। इन रेगुलर मैनर में न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए, 3 न्यूट्रॉन आपके पास जनरेट हुए, 3 न्यूट्रॉन, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन बेटा आपके पास जनरेट हुए, जिसमें से 2 न्यूट्रॉन बेटा एक ऊपर चला गया, एक सीधा चला गया, तो ये दोनों तो कंट्रोल रॉड द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन एक न्यूट्रॉन बेटा कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। और ये न्यूट्रॉन बेटा अगर नीचे जाके किससे टकरा गया, ये नीचे जा रहा है और जाके किससे टकराएगा, आपके रिएक्टर के वेसल से टकराएगा। किससे टकराएगा, रिएक्टर के वेसल से। और अगर ये रिएक्टर के वेसल से टकरा गया तो ये भी स्टील का बना है, ये इस न्यूट्रॉन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये वाले न्यूट्रॉन भी एब्जॉर्ब हो गया तो आपकी कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये जो एक न्यूट्रॉन बचा है, इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब होने से बचाना है। तो एब्जॉर्ब होने से कैसे बचाएंगे, ये अगर ये बेटा रिएक्टर के वेसल से टकराया, नीचे की साइड जा रहा है, नीचे की साइड रिएक्टर का वेसल अगर टकरा गया तो बेटा ये न्यूट्रॉन जो बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस न्यूट्रॉन को बचाने के लिए आपके रिएक्टर वेसल के अंदर की साइड एक कोटिंग करते हैं। सफेद कलर से मैं कोटिंग दिखा रहा हूं, सफेद कलर से मैंने कोटिंग दिखाई है, सफेद कलर से कोटिंग दिखाई है, रिफ्लेक्टर कोटिंग। रिफ्लेक्टर मतलब रिफ्लेक्ट कर देना। कहां रिफ्लेक्ट करने रहे, फिर से न्यूक्लियर रिएक्टर के चैम्बर के अंदर फिर से ये कोटिंग इसको बैक कर देगी, बाउंस बैक कर देगी, वापस भेज देगी। ये मैंने कोटिंग की है, दिस इज रिफ्लेक्टर कोटिंग। अंदर वाली दीवार में व्हाइट कलर से क्या है, ये रिफ्लेक्टर कोटिंग है, रिफ्लेक्टर कोटिंग। ये रिफ्लेक्टर कोटिंग क्या करेगी, ये न्यूट्रॉन आएगा, इस कोटिंग से टकराने के बाद ये न्यूट्रॉन फिर से बाउंस बैक हो जाएगा, दिस इज बाउंस बैक न्यूट्रॉन, बाउंस बैक न्यूट्रॉन। और ये न्यूट्रॉन कहां बाउंस बैक हुआ है, ये न्यूट्रॉन फिर से आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के चैम्बर की तरफ बाउंस बैक हो गया, और इस चैम्बर में फिर से इसको क्या मिलेगा, यूरेनियम की रॉड मिलेगी, और यूरेनियम की रॉड लिखेगी तो ये क्या करेगा, विखंडन करेगा, ये विखंडन करेगा, यहां से फिर से 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, विखंडन करेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि आपके इस कोटिंग का काम क्या है, जो व्हाइट कलर की आपने कोटिंग किया, व्हाट इज द वर्क ऑफ द कोटिंग। कोटिंग का काम है आपके जो भी विखंडन से जो भी आपके न्यूट्रॉन जनरेट होंगे वो आपके इनरेगुलर मैनर में जनरेट होंगे, इनरेगुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। और अगर ये इनरेगुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हो सकता है कि कुछ न्यूट्रॉन आपकी किससे टकरा जाए, रिएक्टर के वेसल से टकरा जाए। अगर ये रिएक्टर के वेसल से टकरा जाएंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो रिएक्टर के वेसल से टकरा के एब्जॉर्ब ना हो ये न्यूट्रॉन, इसलिए हम रिएक्टर के वेसल की अंदर की साइड एक कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि न्यूट्रॉन जब रिएक्टर के वेसल से टकराए तो क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए फिर से रिएक्टर में, जिससे कि आपकी चेन रिएक्शन होती रहे, न्यूट्रॉन अवेलेबल रहे, जिससे कि चेन रिएक्शन होती रहे, ठीक है। तो बस इसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए, व्हाट इज द वर्क ऑफ द रिफ्लेक्टर कोटिंग। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हो गया हो तो आगे चले, चलिए लिखना स्टार्ट करें। द न्यूट्रॉन्स generated in the nuclear fission process, the neutron generated in the nuclear fission process
नाभिकीय विखंडन प्रोसेस में जो न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं आर मूविंग इन रेगुलर वे, इन रेगुलर वे, इन रेगुलर वे या फिर इन रेगुलर मैनर, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि हमेशा तीनों ऊपर जाएं या फिर तीनों सामने जाएं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं तो कुछ न्यूट्रॉन आपके किससे टकरा सकते हैं, अगर वो इनरेगुलर, तो कुछ न्यूट्रॉन आपके रिएक्टर के वेसल से टकरा सकते हैं, और रिएक्टर के वेसल से टकराएंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एंड इन रेगुलर वे एंड सम न्यूट्रॉन्स एंड सम, कुछ न्यूट्रॉन, मैंने समझाने के लिए एक न्यूट्रॉन लिया था, लेकिन कई सारे विखंडन होंगे तो कई सारे न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, जिनमें से 3 जनरेट होंगे, 2 एब्जॉर्ब कर, सबका एक एक न्यूट्रॉन बचेगा, और उन एक एक न्यूट्रॉन में से कई सारे न्यूट्रॉन किससे आपके जो है टकरा जाएंगे, आपके रिएक्टर के वेसल से टकरा जाएंगे। एंड सम न्यूट्रॉन्स, सम वर्ड यूज किया, सम न्यूट्रॉन्स मे टच विद रिएक्टर वेसल, कुछ आपके रिएक्टर के वेसल से क्या कर जाएंगे, टच कर जाएंगे। एंड एब्जॉर्ब्ड बाई रिएक्टर वेसल। और अगर ये न्यूट्रॉन रिएक्टर के वेसल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अगर न्यूट्रॉन रिएक्टर के वेसल से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपके रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन की कमी हो जाएगी। हेलो, अगर ये न्यूट्रॉन, अगर कोटिंग नहीं करोगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा तो न्यूट्रॉन जो विखंडन करा रहा था उनकी कमी होती चली जाएगी, और न्यूट्रॉन की अगर कमी होती चली जाएगी रिएक्टर के अंदर तो विखंडन होने की दर भी कम हो जाएगी, तो हीट एनर्जी जनरेशन भी कम हो जाएगा, तो पावर जनरेशन भी कम हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर सारे न्यूट्रॉन टकरा गए तो आपका रिएक्शन बंद भी हो जाए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप देखेंगे कुछ न्यूट्रॉन आपके किससे टकरा जाएंगे, रिएक्टर के वेसल से, और रिएक्टर के वेसल से अगर टकरा जाएंगे तो रिएक्टर के वेसल द्वारा क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिससे कि रिएक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, न्यूट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। एंड इट may create न्यूट्रॉन डिफिशियंसी। न्यूट्रॉन डिफिशियंसी का मतलब न्यूट्रॉन की कमी हो जाना, न्यूट्रॉन डिफिशियंसी inside the nuclear reactor। ठीक है, अगर कोटिंग नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो उस न्यूट्रॉन की कमी को कैसे रोका जा सकता है कि न्यूट्रॉन की कमी ना हो, आप क्या करेंगे, अपने रिएक्टर के अंदर वाली दीवार पे कोटिंग कर देंगे। ठीक है, अगर कोटिंग कर देंगे तो वो कोटिंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने नहीं देगी, स्टील से टकराएगा लेकिन कोटिंग से टकराएगा, कोटिंग उसको फिर से बैक कर देगी। ठीक है, तो लिखेंगे टू एवॉइड, रोकना, एवॉइड मीन्स होता है रोकना, टू एवॉइड द न्यूट्रॉन absorption by the reactor vessel आपके न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब ना कर पाए, to avoid the neutron absorption by the reactor vessel the reflector coating is provided at the inner wall, अंदर वाली दीवार पे, inner wall of the reactor vessel। आपके इस न्यूट्रॉन के एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए आप जो है क्या करते हैं, न्यूट्रॉन के एब्जॉर्प्शन को रोकने, टू अवॉइड द न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन बाय द रिएक्टर वेसल, आपके रिएक्टर का जो वेसल है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब ना कर पाए, इसलिए
रिफ्लेक्टर कोटिंग हम प्रोवाइड करते हैं द इनर वॉल ऑफ द न्यूक्लियर वेसल ऑफ द रिएक्टर वेसल। रिएक्टर वेसल पे हम एक जो है क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर कोटिंग प्रोवाइड कर देते हैं। इस रिफ्लेक्टर कोटिंग का काम क्या होगा? इस रिफ्लेक्टर कोटिंग का काम होगा आपके न्यूट्रॉन को क्या करना, इस न्यूट्रॉन को फिर से बाउंस बैक कर देना। किसके अंदर? रिएक्टर चैम्बर के अंदर। ये न्यूट्रॉन फिर से आया, टकरा के फिर से वापस चला जाए, बाउंस बैक कर देना। देखो द फंक्शन लिखो, रिफ्लेक्टर कोटिंग का काम क्या होगा? रिफ्लेक्टर कोटिंग का काम है आपके रिएक्टर वेसल द्वारा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका फंक्शन क्या होगा, लिखिए द फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर कोटिंग। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। द फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर कोटिंग, the function of reflector coating to bounce back मतलब फिर से अंदर की साइड, bounce back the neutrons in the reactor chamber। आपके रिएक्टर चैम्बर या फिर रिएक्टर कोर पे फिर से न्यूट्रॉन को वापस करने इसका काम है कि बाउंस बैक कर दे, आया और फिर से रिएक्टर चैम्बर या फिर रिएक्टर कोर में फिर से न्यूट्रॉन को बाउंस बैक कर दे। ठीक है, और अगर न्यूट्रॉन आपका जो है फिर से बाउंस बैक हो जाएगा, हेलो, न्यूट्रॉन आके अगर फिर से रिएक्टर कोर में चला जाएगा तो आपका न्यूक्लियर चैन रिएक्शन बड़ी आसानी से होती रहेगी, बंद नहीं होगी। therefore nuclear fission reaction is happened होना inside the न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन होता रहेगा। ठीक है, अब मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं। नाउ व्हाट टाइप ऑफ द मटेरियल वी बी यूज्ड फॉर द रिफ्लेक्टर कोटिंग। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे materials used for रिफ्लेक्टर के तौर पे और रिफ्लेक्टर कोटिंग के तौर पे कौन कौन से मटेरियल हम यूज करते हैं। तो बताया था आपको कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं ये रिफ्लेक्टर या फिर रिफ्लेक्टर कोटिंग के तौर पे। पहला तो कार्बन यूज करते हैं, फर्स्ट इज कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेफाइट को भी यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट को हम लिक्विड फॉर्म पे यूज करते हैं, लिक्विड फॉर्म पे, क्योंकि कोटिंग करनी होती है। कोटिंग सॉलिड की कोटिंग नहीं की जाती है, पहले लिक्विड के फॉर्म पे उसको करेंगे, फिर उसको कोटिंग कर देंगे, फिर वो सूख जाएगा, फिर सॉलिड हो जाएगा वो। ठीक है, या फिर आप बेरिलियम की भी कोटिंग कर सकते हैं, बेरिलियम या फिर जर्कोनियम। ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, दीज आर द बाउंस बैक, दैट इज बेरिलियम और आपका लास्ट है जर्कोनियम। ठीक है, ये चार मटेरियल यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपका या तो कार्बन या फिर बेरिलियम। ठीक है, इन दो को ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक जितना पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं। नाउ यू कैन बी राइट डाउन द सम क्वेश्चंस, देखते हैं कितना याद है। अब आपका लगभग प्लांट कंप्लीट है, केवल रिएक्टर के टाइप बताने हैं। 4-5 प्रकार के आपके रिएक्टर होते हैं।
एक होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जिसको बोलते हैं BWR, एक होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जिसको बोलते हैं PWR। सबसे ज्यादा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर ही न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड हैं उनमें से ज्यादातर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर ही यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद एक होता है कंडू, जिसको हम जनरली हैवी वाटर रिएक्टर होता है, शॉर्ट में उसको कंडू बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो हैवी वाटर रिएक्टर था वो कनाडा में बनाया गया था और इसमें जो है मॉडरेटर के तौर पे ड्यूटेरियम यूज किया गया था, ठीक है। तो कंडू में CAN है कनाडा, D मतलब ड्यूटेरियम एंड दैट इज यू का मतलब है यूरेनियम, ठीक है। नेचुरल यूरेनियम है जो फ्यूल यूज करते हैं, मॉडरेटर के तौर पे हैवी वाटर यूज करते हैं, ठीक है। कूलेंट के तौर पे भी हैवी वाटर यूज करते हैं और आपका जो है जो है मटेरियल यूज करते हैं फ्यूल के तौर पे नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं। और कनाडा में पहला इसका जो है मॉडल तैयार किया गया था, इसलिए उसी के नाम पे हैवी वाटर रिएक्टर को कंडू रिएक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। चौथा होगा आपके पास जो है गैस कूल्ड रिएक्टर और पांचवा होगा सबसे लेटेस्ट रिएक्टर है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज मोस्ट एडवांस रिएक्टर जो कि इस समय यूज किए जा रहे हैं जापान में, ठीक है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है कि हम जो है यूरेनियम 238 को यूज करते हैं, ठीक है। यूरेनियम 238 का विखंडन नहीं होता है, हम उसमें क्या करते हैं यूरेनियम 238 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हम भेजते हैं, फिर यूरेनियम 238 आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है और 239 प्लूटोनियम 239 का विखंडन होता है। मतलब एक आपका फर्टाइल मटेरियल को आप फिजाइल मटेरियल में बदलते हैं। ब्लीडिंग का मतलब होता है कि जो आपका फ्यूल जो कि नाभिकीय विखंडन को सपोर्ट नहीं कर रहा है उस फ्यूल को यूज करके हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। मोस्ट एडवांस रिएक्टर यूरेनियम 238 को पहले हम कन्वर्ट करते हैं प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 नाभिकीय विखंडन को सपोर्ट करता है। जैसे थोरियम भी आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज किया जाता है। थोरियम उसका नाभिकीय विखंडन नहीं होता, थोरियम को हम कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम 233 में। यूरेनियम 233 नाभिकीय विखंडन रिएक्शन को क्या करता है सपोर्ट करता है, ठीक है। तो दोनों यूज कर सकते हैं। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें थोरियम भी यूज किया जाता है जो फ्यूल, या फिर यूरेनियम 238 यूज किया जाता है। तो 5 टाइप के रिएक्टर हैं। किसमें क्या मॉडरेटर होता है, कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड किसकी बनी होती है और आपका कूलेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और किसकी इफिशिएंसी कौन सी होती है, क्या डिसएडवांटेज थे आपके पहला रिएक्टर जो सबसे पहले बनाया गया था वो आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर था। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में कुछ डिसएडवांटेज थे। उसके बाद आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर बनाया गया। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से एडवांस था आपका हैवी वाटर रिएक्टर। हैवी वाटर रिएक्टर से एडवांस था गैस कूल्ड, मतलब कूलेंट वहां पर गैस था। और सबसे एडवांस है आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। किसके क्या एडवांटेज से किसके क्या डिसएडवांटेज थी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी तक जितना पढ़ाया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ाया उतने से ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है कल थोड़ा सा डीपीपी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं टाइप ऑफ द रिएक्टर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। 5 टाइप के रिएक्टर हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे और मोस्ट ऑफ द कल या परसों तक आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें, देखने कितना याद है तुम लोगों को। दैट इज 1 AMU इज इक्वल टू चैप्टर लगभग कंप्लीट है, ठीक है। अब इस चैप्टर से क्या क्या टाइप का क्वेश्चन बनता है वो डिस्कस करें। 1 AMU इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU कितने केजी के बराबर होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 केजी एंड दिस इज नथिंग बट द 1.6 into 10 to the power minus 30 kg। और ऑप्शन नंबर डी था दैट इज 1.66 into 10 to the power minus 24 kg। व्हाट द राइट आंसर, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए सर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लिखो उसके बाद नीचे कर रहे हैं।
आपको मैंने बताया था कि एक एमयू, वन एटॉमिक मास यूनिट क्या था, न्यूट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास का एवरेज। न्यूट्रॉन का मास कितना होता था, न्यूट्रॉन सबसे हैवी होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27, और आपका प्रोटॉन का मास कितना 1.672 इंटू 10⁻⁻27, और दोनों का एवरेज लेंगे तो आएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो -27 कहाँ है, यहाँ तो -19 है, ये गलत है, -30 भी गलत है, -24 भी गलत, 27 यही दिख रहा है, 10⁻⁻27। तो दिस इज नथिंग बट द व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज ए पार्ट। 1 AMU जी लगभग बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। हाँ, ये क्वेश्चन PGCL में आया था, परेशान नहीं हो, सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाता जाऊंगा आपको हर एक एग्जामिनेशन का हर एक क्वेश्चन टॉपिक में मिलता जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। नोट्स के अलावा आपको पावर सिस्टम में किसी भी कोई बुक को या फिर किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली यू कैन बी गो फॉर द नोट्स। ठीक है, हाँ नीचे कर देता हूं। शुभम जल्दी से लिखो, इतना टाइम नहीं है, तुम लोग इतना स्लो लिख रहे हो। दुर्गेश प्रजापति बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके PGCL में आए थे, घबराओ नहीं, जितने भी क्वेश्चन है वो आपके नोट से बाहर नहीं आएंगे, जो जो पढ़ाता जाऊंगा हर एक क्वेश्चन आपके नोट से ही आएगा, बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपके नोट से बाहर नहीं आएगा, किसी भी एग्जामिनेशन में, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाऊं। ठीक है, ये नहीं कि मैं पावर सिस्टम पढ़ा रहा हूं तो पावर सिस्टम में ही क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जो सा सब्जेक्ट पढ़ा दिया मतलब वो बाहर नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। 1 AMU, 1 AMU is equivalent, इक्विवेलेंट। आप देखो कई बार ऑप्शन से भी चीजें चेक होनी होती, यहाँ पर आपका जो है 1 AMU इक्वल टू दिया था, ऑप्शन में केजी था, मतलब 1 AMU के मास के बारे में बात कर रहा था। देखो 1 AMU जो है कितनी एनर्जी के बराबर भी पूछ सकता है, कितने मास के बराबर, तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में केजी दिया था, तो 1 AMU कितने किलोग्राम के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है कि 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन में देखेंगे कि 1 AMU एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, एनर्जी दी होगी तो एनर्जी के बारे में, मास दी होगा तो मास के बारे में, दैट इज पहला ऑप्शन है 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा 251.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी 120.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव। व्हाट इज द राइट आंसर? तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोगों ने निकाला था तो 1 AMU लगभग बराबर था 941 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन में जो है जो लिया जाता है कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27, हमने रखा था 1.73 इंटू 10⁻⁻27, तो हमने ज्यादा वैल्यू रखी थी, तो हमारा आ रहा था 941.55। तो मैंने बोला था कि अप्रोक्सीमेटली जब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी लेके चलेगा, तो लगभग आंसर आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 931.5 आपका ऑप्शन ए में सबसे ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। हेलो, हाँ नमस्ते, बताएं बेटा। अच्छा अच्छा, तो पैसा भेज दिया आपने? हाँ हाँ जी जी, आप मुझे पैसा भेज दीजिए, मैं उसका अपडेट करवा दूंगा। ठीक है ओके।
कंचन क्या लिख रही हो तुम ये सब? 9.1 इंटू 10⁻⁻27, ये क्या लिखा है? ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन का मास होता है। कहा तुम इलेक्ट्रॉन का थोड़ा पूछा, 1 AMU पूछा है भैया। कहाँ सो रही हो तुम लोग हैं? आधे लड़के तो सोया करते हैं। इतनी बार मैं आपको चीजें बता देता हूँ, उसके बाद भी अगर तुम लोग क्वेश्चन के आंसर गलत कर पा रहे हो तो फिर कुछ हो नहीं सकता है जो है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको कराता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, उसके बाद तुम लोग गलत आंसर देते हो तो बड़ा ही कष्ट होता है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लिखें, वन फिजन, एक नाभिकीय विखंडन, वन फिजन ऑफ यूरेनियम 235 रिलीज्ड एनर्जी। यूरेनियम 235 के एक नाभिक का विखंडन करने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? द एनर्जी ऑफ वन फिजन ऑफ यूरेनियम 235 रिलीज्ड एनर्जी ऑफ। ऑप्शन नंबर ए, कितनी एनर्जी रिलीज होती है बताओ? यूरेनियम 235 के एक नाभिक का विखंडन कराने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? बताया था आपको। हाँ 200, बिल्कुल सही। 335 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी 420 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 420 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी 525 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट आंसर है बेटा, यूरेनियम के एक नाभिक का विखंडन कराने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, particles having the same atomic number, the particle having the same atomic number, आपका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका जो है परमाणु क्रमांक समान है लेकिन मास नंबर अलग है, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप 1H1 1H2 1H3 सबका परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन मास अलग अलग है। क्या कहते हैं बेटा इनको? जिनका परमाणु क्रमांक सेम हो और परमाणु मास अलग अलग हो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो ऑप्शन नंबर में है बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं, ऐसे पार्टिकल को बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी डिके पार्टिकल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आइसोटोप्स बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी दैट इज न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। तो ऐसे पार्टिकल जिनका बेटा परमाणु क्रमांक सेम हो और मास नंबर अलग हो उनको बोलते हैं आइसोटोप, समस्थानिक। नेक्स्ट, अच्छा ये बताओ न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हीट एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी मिलती है, वो किससे मिलती है? नाभिकीय विखंडन से कि नाभिकीय संलयन से? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो हीट एनर्जी मिलती है वो किसके कारण मिलती है? नाभिकीय विखंडन की नाभिकीय संलयन? हाँ फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर द थर्मल एनर्जी, थर्मल मीन्स हीट एनर्जी, थर्मल जहां भी आ जाए थर्मल मीन्स होता है हीट, हीट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड
ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है आपको? दैट इज ऑप्शन नंबर ए फिजन। फिजन मीन्स होता है विखंडन, फिजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल के विखंडन से, या फिर फ्यूजन, फ्यूजन दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स होता है संलयन, नाभिकीय संलयन, फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ऑप्शन नंबर सी बर्निंग ऑफ फ्यूल रॉड, बर्निंग ऑफ फ्यूल रॉड। बर्निंग, बर्निंग मीन्स जलाना, बर्निंग ऑफ फ्यूल रॉड इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हम फ्यूल रॉड को जलाते हैं रिएक्टर के अंदर, या फिर ऑप्शन नंबर डी दैट इज none of these. What is the right answer? Option is A. ऑप्शन नंबर ए फिजन ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल ना, आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल का आप नाभिकीय विखंडन करते हैं जिसकी वजह से हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी मिलती है। ठीक है, मैं लाइट जला देता हूँ फिर उसके आगे क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ लेता है एग्जामिनेशन में। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर यूजुअली employ, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रायः क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर प्रायः क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए फिजन, विखंडन होता है, ये फ्यूजन होता है, संलयन। ऑप्शन नंबर सी बोथ फिजन एंड फ्यूजन, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो नाभिकीय विखंडन के अंदर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है? विखंडन होता है, फिजन प्रोसेस होता है, फिजन। देखिए नेक्स्ट, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का क्या फंक्शन? व्हाट द फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर? मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना। ऑप्शन नंबर ए टू एब्जॉर्ब
द एक्सेस न्यूट्रॉन, एक्सेस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम मॉडरेटर का नहीं है, कंट्रोल रॉड का है, तो ये ऑप्शन गलत है। टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की एनर्जी बढ़ाता नहीं घटाता है, तभी तो उनकी स्पीड कम होती है। ऑप्शन नंबर सी, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को स्लो करना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। न्यूट्रॉन को स्लो करने का काम है मॉडरेटर का, मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन को स्लो करना, स्लो डाउन, धीमा कर देना, जिससे कि यूरेनियम 235 को एब्जॉर्ब करके उसका विखंडन कर सके। नेक्स्ट, द मॉडरेटर मटेरियल, the moderator material should have option number A, large atomic mass, एटॉमिक मास ज्यादा होना। मैंने कल बताया था कि जो अभी आपके जो है मॉडरेटर मटेरियल होते हैं उनका मास कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। लार्ज एटॉमिक मास, दूसरा स्मॉल एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर वेट कम होना है, वेट का मतलब मास से ना, मॉलिक्यूल का वेट कम होना चाहिए, कल मॉलिक्यूलर वेट इज लेस, मतलब स्मॉल एटॉमिक मास, वेट एंड मास विल बी सेम, स्मॉल एटॉमिक मास। ऑप्शन नंबर सी, नाइदर स्मॉल nor large atomic mass, ना ही बड़ा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए, मतलब बीच का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द राइट आंसर? जो भी आपके मॉडरेटर मटेरियल होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब स्मॉल एटॉमिक मास होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट या फिर मास कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, चल नेक्स्ट, ग्रेफाइट, graphite is used, graphite is used in a nuclear power plant as a ग्रेफाइट। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ग्रेफाइट कहां यूज किया जाता है? ग्रेफाइट के आगे कुछ नहीं लिखा, हेलो, अगर ग्रेफाइट के आगे कुछ नहीं लिखा तो आपको हमेशा सॉलिड ग्रेफाइट समझना है। अगर वो लिक्विड ग्रेफाइट लिखेगा तभी आप समझेंगे। आप ग्रेफाइट दो जगह यूज करते हैं, सॉलिड ग्रेफाइट मॉडरेटर के तौर पे यूज करते हैं और लिक्विड ग्रेफाइट यूज करते हैं रिफ्लेक्टर कोटिंग। अगर आपके क्वेश्चन में केवल ग्रेफाइट दिया है तो आपको हमेशा उसको सॉलिड ग्रेफाइट समझना है। तो सॉलिड ग्रेफाइट मतलब सॉलिड ग्रेफाइट कैसे यूज करते हैं? एज ए मॉडरेटर यूज करते हैं। तो मॉडरेटर के तौर पे आपका ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट और आपका बेरिलियम, चार ही मटेरियल होते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है? कोटिंग में यूज होता है, लेकिन वो लिक्विड होता है। तो जब लिक्विड के बारे में बात करेगा तो लिख के देगा, लिख के नहीं दिया तो हमेशा सॉलिड समझना है। तो ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्यूल के तौर पे ग्रेफाइट यूज करते हैं, बिल्कुल गलत है। दैट इज कूलेंट के तौर पे तो बिल्कुल ही यूज नहीं करते हैं। दैट इज मॉडरेटर। और ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोड।
इलेक्ट्रोड तो होता ही, बैटरी थोड़ा है। तो ग्रेफाइट को हम यूज करते हैं एज ए मॉडरेटर। ठीक है, नेक्स्ट। सारे मटेरियल आपको याद हो जाएंगे, घबराओ नहीं। ठीक है, याद करना इज वेरी वेरी टफ टास्क, इतने सारे मटेरियल कौन किसकी तरह, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से बताया है, 2 दिन हो गए हैं कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, हाँ लिखें। Which one of following material cannot use as a moderator? Which moderator के तौर में किस मटेरियल को यूज नहीं करते, आपको बताना है। Which material which of following, which of, इसको मिटा ही देते हैं, which of following, which of the following materials, which of the following materials cannot be used as a moderator, as a moderator? ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का मतलब है डी, या फिर इसको बोलते हैं 1H1। ये मैंने लिख दिया है आपको समझाने के लिए। ड्यूटेरियम का मतलब होता है डी या फिर 1H2। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट केवल लिखा है तो सॉलिड ग्रेफाइट के बारे में बात कर रहा है, दैट इज हैवी वाटर। हैवी वाटर का मतलब है D2O के बारे में बात कर रहा है। हैवी वाटर का मतलब D2O। और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी है बेरिलियम। तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग ये मॉडरेटर की तरह यूज नहीं करते? तो बेरिलियम यूज करते हैं, हैवी वाटर यूज करते हैं, ग्रेफाइट और ऑर्डिनरी वाटर। ड्यूटेरियम को यूज नहीं करते, केवल डी नहीं यूज होता है, तो ये मॉडरेटर के तौर पे यूज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट, ये मॉडरेटर के तौर पे यूज नहीं होता। पूछा कि कौन यूज नहीं होता है, तो ड्यूटेरियम केवल डी मॉडरेटर के तौर पे यूज नहीं होता, बाकी ग्रेफाइट भी मॉडरेटर, D2O भी मॉडरेटर और बेरिलियम भी मॉडरेटर। बेरिलियम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? एक तो मॉडरेटर के तौर पे यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं? कोटिंग में भी यूज करते हैं बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम आपका कोटिंग में भी यूज किया जाता है और मॉडरेटर के तौर पे भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज यूज्ड? नेक्स्ट, ये सब एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है जितने मैं आपको करा रहा हूं। विच मटेरियल, बस इसी तरह के सड़े सड़े क्वेश्चन आते हैं इस पावर प्लांट से। ठीक है, विच मटेरियल इज यूज्ड, विच मटेरियल इज यूज्ड in controlling chain reaction? Which material is used in for controlling the chain reaction? Which material is used for controlling the chain reaction? Chain reaction in the न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? वैसे कंट्रोल चेन, न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड यूज करते हैं। कंट्रोल रॉड किस मटेरियल की बनी होती है? तो 4 ही मटेरियल है कंट्रोल रॉड के लिए। पहला क्या है आपके पास? स्टील, दैट इज, दूसरा बोरान, तीसरा कैडमियम और चौथा आपके पास होगा हाफनियम। तो 4 में से एक ही ऑप्शन होगा।
अब क्वेश्चन में मे ऑफ पंकज, ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑल क्यों होगा? ड्यूटेरियम केवल डी थोड़ा यूज करते हैं, मॉडरेटर के तौर पे H2O यूज करते हैं, D2O यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं, बेरिलियम ये यूज होता है, ये भी यूज होता है, ये मटेरियल यूज नहीं होता, केवल डी थोड़ा, ड्यूटेरियम थोड़ा यूज करते हैं। पूछा कि कौन सा यूज नहीं करते हैं, तो ड्यूटेरियम मटेरियल यूज नहीं करते हैं जो मॉडरेटर, केवल डी। ठीक है, चलो तो ऑप्शन दे देता हूं। आपसे पूछ रहा है कि कंट्रोल, आपकी नाभिकीय विखंडन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो ऑप्शन आपके पास है थोरियम। थोरियम तो फ्यूल के लिए यूज करते हैं, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए नहीं यूज करते। हैवी वाटर, हैवी वाटर कूलेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है, मॉडरेटर के तौर पे यूज किया जाता है, कंट्रोल रॉड में थोड़ा यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोरान, और ऑप्शन नंबर डी बेरिलियम। तो कंट्रोल रॉड के तौर पे हम यूज करते हैं स्टील, बोरान, कैडमियम या फिर हाफनियम। तो इन्हीं चार में से एक ऑप्शन होगा। ऑप्शन में क्या दिया है आपको? ऑप्शन में आपको बोरान दिया है, तो बोरान इज यूज्ड फॉर द इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए बोरान की कंट्रोल रॉड बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। कंट्रोल रॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल रॉड used in a nuclear reactor, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंट्रोल रॉड होती हैं आर मेड ऑफ, किसकी बनी होती है कंट्रोल रॉड, किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए जर्कोनियम। जर्कोनियम कहां कहां यूज करते हैं? जर्कोनियम फ्यूल रॉड के अंदर कोटिंग करते हैं, जर्कोनियम एलॉय, ठीक है, या फिर कोटिंग में यूज करते हैं। जर्कोनियम का दो ही जगह यूज है, तो जर्कोनियम तो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बोरान, ऑप्शन नंबर सी बेरिलियम, ऑप्शन नंबर डी लेड। तो कंट्रोल रॉड के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? बोरान। अगेन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। एक ही क्वेश्चन को चार तरीके से घुमा के पूछ लेता है एग्जामिनेशन। देख रहे हो कितने सड़े सड़े क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन लड़कों को आते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आते। तुम लोग को तो आ रहे हैं ना, क्यों मोहम्मद इरफान? हाँ बिल्कुल, रट जाना चाहिए जो है। ठीक है, नेक्स्ट। इन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर, in a nuclear reactor chain reaction is controlled, chain reaction is controlled by introducing, क्या चीज इंट्रोड्यूस करके चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल रॉड को यूज करके। तो ऑप्शन नंबर ए आयरन रॉड को यूज करके। आयरन की रॉड थोड़ा होती है, स्टील की रॉड होती है। ऑप्शन नंबर बी कैडमियम रॉड्स, कैडमियम की होती है कंट्रोल रॉड। ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट थोड़ा यूज करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी लेड रॉड। लेड बहुत आ रहा है, लेड तो कहीं यूज नहीं करते। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज कैडमियम की रॉड, जो कि कंट्रोल रॉड होती है, उसको यूज करके हम लोग कंट्रोल चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हैवी वाटर
हैवी वाटर, हैवी वाटर का मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? D2O के बारे में बात कर रहा है। हैवी वाटर कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में कहाँ कहाँ यूज? मॉडरेटर के तौर पे और कूलेंट के तौर पे, दो ही जगह यूज होता है हैवी वाटर। हैवी वाटर इज यूज्ड, heavy water is used in nuclear, heavy water is used in nuclear power plant। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैवी वाटर को यूज करते हैं कैसे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फ्यूल, फ्यूल के तौर पे थोड़ा यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कूलेंट के तौर पे, बिल्कुल कूलेंट के तौर पे हैवी वाटर यूज किया जाता है। रिफ्लेक्टर के तौर पे बिल्कुल नहीं करते, रिफ्लेक्टर के तौर पे, रिफ्लेक्टर के तौर पे क्या यूज करते हैं? कार्बन, बेरिलियम, ग्रेफाइट लिक्विड फॉर्म में, और आपका जर्कोनियम। ऑप्शन नंबर डी मॉडरेटर, मॉडरेटर के तौर पे D2O को यूज करते हैं। और ऑप्शन नंबर ई है बोथ बी एंड डी। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? विनय गुप्ता बोला सी ऑप्शन। पगला गए हो क्या विनय गुप्ता? बट द करेक्ट आंसर इज ई पार्ट। हैवी वाटर कूलेंट के तौर पे भी यूज होता है और मॉडरेटर के तौर पे भी यूज होता है। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको बताया ना कि जो भी लेटेस्ट मटेरियल है सारी चीजें मैंने आपको लिखा रखी है, तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। देखो, which of the following, which of the following material is used as a coolant, कूलेंट के तौर पे, कूलेंट के तौर पे कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? तो कूलेंट के तौर पे कई सारी चीजें हैं, बिल्कुल रटी होनी चाहिए। नॉर्मल वाटर, हैवी वाटर, गैस में CO2, एयर या फिर ऑक्सीजन बोल सकते हैं, हीलियम, और आपका दैट इज लिक्विड मेटल्स में आपका लिक्विड सोडियम, लिक्विड पोटेशियम या फिर लिक्विड सोडियम पोटेशियम एलॉय, इतना ही चीज यूज करते हैं। तो दैट इज ऑप्शन इज हैवी वाटर। कूलेंट के तौर पे क्या क्या यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल पूछ रहा है? हैवी वाटर, बिल्कुल यूज करते हैं हैवी वाटर। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड को भी कूलेंट के तौर पे यूज करते हैं। हीलियम, हीलियम 100% यूज किया जाता है। एनी ऑफ द एबव, एनी ऑफ द एबव। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट। इन चार तीनों में से कोई भी आप कूलेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। द फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन of reflector, the function of reflector in nuclear reactor is to, in a nuclear reactor is to, रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है? बाउंस बैक को डाइवर्जन इलेक्ट्रॉन। आशीष यादव इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया सर? ऑल ऑफ द अबव। पगला गए क्या? ऑल ऑफ द अबव का मतलब क्या होता है? एनी ऑफ द अबव का मतलब, एनी ऑफ द अबव का मतलब क्या होता है कि ऊपर में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। हीलियम भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इतनी सब ऑल ऑफ द। आशीष यादव इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए भैया? न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कहीं काम में नहीं आता। कहां
सीआर उसमें पहुंच गए क्या तुम, सीआरओ में? वहां इलेक्ट्रॉन गन होती है, न्यूट्रॉन गन होती है। गन का फर्क है भैया, है ना, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में नंबर कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, that is bounce back, bounce back of the neutron, bounce back of the neutron bounce back of the neutron that escape from the fuel core। ये ऑप्शन नंबर ए है। बी, reduce the speed of the neutron, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना है। न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना मॉडरेटर का काम है, रिफ्लेक्टर का काम नहीं है। स्टॉप द चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन को बंद करने का काम किसका है? अगर मैं चेन रिएक्शन को बंद करना चाहता हूं तो कैसे बंद करूंगा बताओ जरा। चेन रिएक्शन अगर मैं बंद करना चाहता हूं तो कौन करेगा बंद? चेन रिएक्शन बंद करने के लिए न्यूट्रॉन खत्म करने पड़ेंगे। न्यूट्रॉन कौन खत्म कर सकता है? कंट्रोल रॉड। तो अगर आप जो है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हो तो ये कंट्रोल रॉड का काम है, ये आपका मॉडरेटर का काम है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर में सही, ठीक है। किसका काम पूछ रहा था? हेलो, रिफ्लेक्टर का काम। हेलो, किसका काम पूछा था? रिफ्लेक्टर का काम। जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर में बाउंस बैक करना मतलब वापस कर देना न्यूट्रॉन को जो एस्केप हो गए हैं फ्रॉम द फ्यूल कोर। फ्यूल कोर मतलब, फ्यूल कोर का मतलब क्या है? यहां पर देखो बनवाया था, ये देखो, ये मेरा फ्यूल है। फ्यूल जहां रखा है उसको बोला है फ्यूल कोर। फ्यूल कोर, फ्यूल कोर से जो न्यूट्रॉन का हो गया, भाग गया, उसको फिर से फ्यूल कोर में बाउंस बैक कर देना। जब फ्यूल कोर में आएगा मतलब रिफ्लेक्टर का काम है बाउंस बैक कर देना न्यूट्रॉन को। बाउंस, यहां न्यूट्रॉन है, ये फ्यूल कोर है, इस फ्यूल कोर से ये भाग गया, फिर इसको बाउंस बैक कर देगा रिफ्लेक्टर। कहां पर? फ्यूल कोर में, ठीक है। तो फ्यूल कोर पे बाउंस बैक करना मतलब फ्यूल के पास फिर से न्यूट्रॉन को वापस भेज देना। जो न्यूट्रॉन फ्यूल को छोड़ के भाग गए हैं, अब न्यूट्रॉन जनरेट हो गए, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो जो न्यूट्रॉन फ्यूल की तरफ ना जाके आपका नीचे की तरफ चला गया, उसको फिर से फ्यूल कोर की तरफ बाउंस बैक कर देना। दैट इज द वर्क ऑफ द योर रिफ्लेक्टर। यही लिखा हुआ है, दैट इज, पढ़ लो इंग्लिश सुन लो। बाउंस बैक करना न्यूट्रॉन को, कौन से न्यूट्रॉन को? वैसे जो भाग गए, एस्केप मतलब भाग गए, कहां से? फ्यूल कोर से। फ्यूल कोर के आसपास जो न्यूट्रॉन थे जो फ्यूल कोर में नहीं गए, उनको फिर से न्यूट्रॉन को बाउंस बैक करना किसका काम है? रिफ्लेक्टर का काम है। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ। रिफ्लेक्टर किसका बना होता है? रिफ्लेक्टर किसका बना होता है? या तो आपका जो है कार्बन का बना होगा, या फिर ग्रेफाइट का बना होगा, लिक्विड ग्रेफाइट, या फिर बेरिलियम, या फिर जर्कोनियम। स्टील का क्या बना होता है? रिफ्लेक्टर नहीं बना होता है, रिएक्टर वेसल बना होता है स्टील का, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम बोल रहा है पंकज, है एल्यूमिनियम का क्या बना? स्टील पूछ रहा हूं तो एल्यूमिनियम लिखना हुआ है। पंकज कहाँ हो तुम? सो रहे हो क्या? शाम के समय में सो रहे हो? है खाना खाया, चावल ज्यादा खा लिया है? क्या बनाए थे? तहरी बना लिए थे क्या? चलो, ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्टर कॉस्ट आयरन का होता है क्या? आयरन तो कहीं होता ही नहीं है। नंबर, बेरिलियम, बिल्कुल बेरिलियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रिफ्लेक्टर बनाते हैं बेरिलियम का। स्टील का, स्टील का होता है बेटा
कंट्रोल रॉड या फिर आपका जो है क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द रिएक्टर वेसल होता है स्टील का, और बोरान का तो कंट्रोल रॉड होता है, तो रिफ्लेक्टर होता है मेरा बेरिलियम का। ये ऑप्शन सही है। बेरिलियम का मॉडरेटर भी होता है, रिफ्लेक्टर भी होता है, रिफ्लेक्टर कोटिंग। सर क्या जब बेरिलियम यूज करेंगे तब ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा? ए और बी, कौन सा ए और बी? कौन सा ए और बी बोल रहा हो सही होगा बेरिलियम? ऊपर वाले में कहा है? ऊपर वाले में कहा है? ऊपर में बेरिलियम कहीं पर? पगला गए हो का? सत्यजीत, तुम जो है बेटा आगरा जाओ, अपने दिमाग का इलाज कराओ, ठीक है? तुरंत पहुंचो। हल्की लेयर में एल्यूमिनियम भी लगा सकते हैं। नहीं, एल्यूमिनियम यूज नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम केवल फ्यूल रॉड के लिए यूज होता है, जो फ्यूल की ट्यूब होती है वहां एल्यूमिनियम यूज करते हैं, ठीक है? कहाँ पढ़ लियो पंकज तुम एल्यूमिनियम? कौन बता दिया है? पढ़े हो क्या कहीं पर? अगर पढ़े हो तो मुझे भी सोर्स दो, शायद हो सकता है। मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक। एल्यूमिनियम का केवल फ्यूल ट्यूब बनाते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट। तो मेरे ख्याल से चलो जितना पढ़ा है तो उसमें तो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट लिखो बेटा, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का टाइप दिखा रहा हूं, न्यूक्लियर पावर प्लांट का टाइप नहीं दिखा रहा हूं। पहले चीज हेडिंग क्लियर होनी चाहिए। हम लोग जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ना कि टाइप ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट के टाइप नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं उसके टाइप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो हेडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दैट इज टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। 5 टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं। किसका क्या एडवांटेज होता है, किसका क्या डिसएडवांटेज होता है, वो देखना है, ठीक है? तो चलो इसको कल देखेंगे 7 बजे से। मेरे ख्याल से तुम लोग की दूसरी क्लास है, हिस्ट्री की क्लास है, ठीक है? अब इसमें ये बताओ कि फिगर से बताना है कि तुम लोग को लिखा देना है? जैसे तुम लोग बताओगे वैसा मैं लिखा दूंगा। जल्दी से बताओ। फिगर की हेल्प से समझाने की कोशिश करनी है, डायग्राम से बताएं। पंकज बोल रहे हैं डायरेक्ट बता देते हैं। चलो मैं फिगर बता दूंगा, फिर एक बार टेबल बना दूंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो नए क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार जो है पूछ लेता है कि ये वाला जो रिएक्टर है वो हमने क्यों नहीं यूज किया, क्या इसका डिसएडवांटेज था, जैसे पीजीसीआईएल में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो वो फिगर से ही आपको क्लियर होंगे, ठीक है? तो जो मैंने अभी आपको फिगर बनाए थे न्यूक्लियर, वो एक जनरल फिगर बनाया था, ठीक है? अब हम लोग पर्टिकुलर फिगर देखेंगे कि यार किस टाइप के रिएक्टर का कैसा फिगर होता है, ठीक है? जनरली जो फिगर होता है रिएक्टर्स को, अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करेंगे, जो दैट इज बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या मॉडरेटर होता है, कैसी कंट्रोल रॉड होती है, कैसा फिगर होता है, वो सारे एग्जैक्ट की बात करेंगे। तो ये अभी मैंने आपको जो बताया है वो एक जनरल लेआउट डायग्राम बताएंगे, ठीक है? तो इसको कल करते हैं, ठीक है? चलिए कल या परसों में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। थोड़ी देर के बाद आप लोग रेस्ट कर लीजिए, आपकी हिस्ट्री की क्लास रहेगी।